स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सबको आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ से पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिवा प्रयागराज जिले में बेला नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं, यह माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थीं, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन और दूसरे चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्सों में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल, जिसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ऐतिहासिक काल के निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 BC से 600 BC का कालखंड आदि ऐतिहासिक माना गया है। सिंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, जिसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो था परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो आंसर हो जाएगा पक्की ईंट से बनी इमारत। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो आंसर हो जाएगा लोथल। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा बनावली। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो आंसर हो जाएगा इसका V.A. स्मिथ। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। 1926-27 से वर्ष 1933 और 34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने की। इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान K.N. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, R.L. स्टीन, A. घोष, J.P. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि V.A. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहास के रूप में प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन है, बोगाजकाई का महत्व इसलिए है? इसका आंसर हो जाएगा वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। आज कोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख किया गया है
जिसके नाम आर्यों जैसे थे, जो संधियों के साक्ष्य तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से ही होकर भारत आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा परुष्णी नदी के किनारे। आगे युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी वर्तमान में रावी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दूह, यदु, पुरु और तुर्वसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आंसर हो जाएगा नवम मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नवम मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? आंसर हो जाएगा सोम और इस पेय का नामांकित देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा कुंडग्राम में। स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट है, जो लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के मुख्य चेटक की बहन थी और पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व दिया गया है। इसी आधार पर अनेक प्रकाशकों ने भी यह जन्मतिथि अपने पुस्तकों में अंकित कर दिया, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। महावीर स्वामी की सही जन्मतिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? आंसर है पावापुरी। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने शरीर त्याग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो आंसर हो जाएगा जमाली। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उसकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री जन्म हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के छात्र से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक नए संप्रदाय की शुरुआत की। 11 अन्य प्रधान शिष्य, उन्हें गंधर्व कहा जाता था, निम्न प्रकार थे: इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, तीनों भाई थे, और आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मांडिक पुत्र, मौर्यपुत्र, अकंपित, अचल, मैत्रेय और प्रभास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? आंसर हो जाएगा 14 पूर्व। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में शंभु विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? आंसर हो जाएगा सारनाथ में। वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम, वर्तमान में सारनाथ आए। यहाँ उन्हें 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। यह उपदेश दुख, दुख के कारण, दुख का अंत, उनके समाधान से संबंधित था। 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा कुशीनगर। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मद्दव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हो गई। इस वेदना के बाद वे कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी पहुँचे। यहाँ 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया।
बौद्ध ग्रंथों में से महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? आंसर हो जाएगा बुद्ध। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। पहला है विनय पिटक, यह संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के वचन हैं। और अभिधम्म पिटक, इसमें दार्शनिक सिद्धांत हैं। निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आंसर हो जाएगा आत्मदमन। गौतम बुद्ध ने मध्यम वर्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना व कायाक्लेश में विश्वास नहीं करते थे। उसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? आंसर हो जाएगा पंचम यानी 5वां। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वैनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। उसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हो गए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एवं अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग और 1 बार पुरुवर्मा था। अंत में कनिंघम द्वारा लगाया गया था। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। यह प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया था? आंसर हो जाएगा आजीविकों ने। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा मक्खली गोसाल। गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश का भी राजधानी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन द्वारा। हर्यक वंशीय शासक उदयन या उदयभद्र के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगृह से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। निम्न में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन। मगध नरेश उदयन के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना है। उसने राजगृह से इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी अवधी संघ के सर्वप्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा राजगृह या गिरिव्रज। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाले पहला राजवंश बृहद्रथ वंश का था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन कौशांबी के वत्स राजा उदयन से भिन्न है ने कर दी। चंद्रकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने चंद्रकोट की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया, जबकि जस्टिन ने चंद्रकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा?
आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। प्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवानांपिय की पहचान सिंघल के राजा तीस से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश से यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अंततः वर्ष 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा इंडिका। मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निरियाकस, आनेसिक्रियस, अरिस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। बिक्री कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका दूत था? आंसर हो जाएगा सेल्यूकस का। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह आराकोसिया के क्षत्रप के राजदरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा और सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? आंसर हो जाएगा वृद्धरथ। अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ था। वृद्धरथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? आंसर हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजय, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? आंसर हो जाएगा खारवेल। कलिंग का चेदीवंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर उदयगिरी पहाड़ी की गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इनकी जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? आंसर हो जाएगा महामेघवाहन वंश से। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथीगुम्फा अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडियन में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक हरिसेन थे। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। हुनों पर पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। यूएस राय के अनुसार इस हुन आक्रमण का नेता खुशनेबाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर कोई इसका तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तक 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुनों ने कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, की भूमि को अपरहत कहा जाता था? आंसर हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि। बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो को अपरहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है। चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी। इसका आंसर हो जाएगा 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। चीनी यात्री सुंग युंग 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र
बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सियुकी कहा जाता है। क्वेश्चन कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी। कल्हण ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की रचना कल्हण ने जय सिंह के शासनकाल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? आंसर हो जाएगा बिहार। पुर जिसे उदनापुर भी कहा जाता है प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव 1097 से 1098 ईस्वी थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से 1325 ईस्वी था। मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर हो जाएगा हरि सिंह। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य जातियों अंबष्ट उग्र निषाद मगध वैदेहक रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आंसर हो जाएगा कश्मीर। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। सुघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाष्य शास्त्र कहा गया। क्वेश्चन है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई? आंसर हो जाएगा राजगीर में। नेक्स्ट है मिलान करने वाला। इसमें बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थान निम्नलिखित दिए गए हैं। यह 2 स्तंभों ए और बी में अंकित है। आप इनको सुमेलित करना है। पहला हो जाएगा जन्म। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ था। प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं सारनाथ में दिया था। और इनका निधन जिसको महापरिनिर्वाण भी कहते हैं यह कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषि पत्तनम सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया तथा कुशीनगर में उनका निधन हो गया जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्वेश्चन है बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी BC में प्रारंभ किया, परंतु इसका वास्तविक स्वरूप 5वीं-6वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उसकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? आंसर हो जाएगा वैशाली। पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी, परंतु 6ठी सदी में जहाँ महाजनपदों ने राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की वहीं वज्जी तथा मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर पहुंची? इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। 65वीं BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था।
जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों की बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? इसका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपद कहा गया है, ये हैं, पहला है अंग, दूसरा मगध, तीसरा काशी, चौथा कौशल, पाँचवां वज्जी, छठा मल्ल, सातवां चेदी, आठवां वत्स, नौवां कुरु, 10वां पंचाल, 11वां मत्स्य, 12वां सूरसेन, 13वां अस्मक, 14वां अवंती, 15वां गंधार और 16वां कम्बोज। और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक था। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित था। जनवसभ सूत्र में केवल 12 राज्यों के नाम ही मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ नाम कुछ भिन्न प्रकार से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? और ये आंसर हो जाएगा, यह गुप्त साम्राज्य के समय इसका स्थापना हुआ था। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़ा गांव ग्राम से दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया, को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त, बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। यह बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? आंसर हो जाएगा सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी: पदाधिकारी का वृत्तिक्रम, दूसरा वेतनमान तथा तीसरा सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था। बदले में मनसबदारों को नकद या जागीर प्रदान की जाती थी। कथन ए में है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था और कारण आर है कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी दोनों, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक यह मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी।